तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल ठीक-ठाक इंसान हैं, लेकिन जब आप लोग कभी बीमार होते हैं तो आपके ज़हन में आता है कि मैंने सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के पास भी आपने किसी अच्छे हॉस्पिटल के पास जाना है जिससे आपको पता लगे कि मैं उस डॉक्टर के पास या उस हॉस्पिटल में जाऊँगा तो मुझे वो एक डोज़ लूँगा, खुराक लूँगा बीमारी की, दवाई की, तो मैं उससे ठीक हो जाऊँगा, ठीक है? ये हमारा एक आप ये कह सकते हैं कि लाइफ का एक डेली रूटीन है कि हम जब भी बीमार होता है कोई भी, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा है, तो वो जो है ना वो डॉक्टर के पास जाता है, उससे 1 डोज़ लेता है या 2 लेता है और वो जाके ठीक हो जाता है। या इवन कि अगर किसी को कोई ज़्यादा पेचीदा या कॉम्प्लेक्स किस्म की बीमारियाँ होती हैं, तो वो भी डॉक्टर के पास ही जाता है और उसके कई टेस्ट जो है ना परफ़ॉर्म होते हैं और उसके बाद वो ऐसा-ऐसा रिकवर होना शुरू होता है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है हमारी रूटीन का, लाइफ का। लेकिन आप लोगों ने कभी इस क्वेश्चन को खरीदने की कोशिश की है या सोचने की आपने ब्रेन वॉशिंग की है कि भई ये जो हम दवाई जाके लेते हैं, ये कैसे इर्तिक़ा हुआ इसका? ये इसने कैसे तरक्की की? इसकी एवोल्यूशन क्या है? मतलब कि आज हमें बैठे-बिठाए हर चीज़ की मेडिसिन मिल रही है। तो क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि पिछले दौर से जब से इंसानियत बनी है, वहाँ से लेके आज तक ये जो मेडिसिन है, इसकी फ़ील्ड ने कितनी तरक्की की है? पहले ज़माने में कौन-कौन सी बीमारियाँ होती थीं और फिर कौन से साइंसदानों ने इसको आके ख़त्म किया और फिर आज जो है वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस साइंस की फ़ील्ड में या ख़ास तौर पे स्पेशली मेडिकल की फ़ील्ड में आके तरक्की किया और कौन-कौन सी बीमारियों के ऊपर काबू पाया है। और इसको हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो है मेडिसिन जो है इसको कितने हम दौर में या कितने इराज में हम डिवाइड कर सकते हैं कि जो है ना वो किस दौर में कितनी तरक्की हुई। ये तमाम चीज़ें जो है ना अगर आप लोग सोचते हैं तो ये वीडियो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपके लिए है क्योंकि इंसान है ना, इंसान की ज़हन सोच के अगर आपका क्रिएटिव ज़हन है तो आपकी सोच में ज़हन में कुछ भी सोच आ सकती है। तो ये डेफ़िनेटली एक हमारे अंदर सोच पैदा होती है कि ये जो इंसान का एवोल्यूशन है, दुनिया का एवोल्यूशन है, ठीक है? तो एक तिब्ब का या मेडिसिन का भी एवोल्यूशन है। कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर या वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, ठीक है, लोग बेतहाशा मरते थे। अगर आपको एक ज़ख्म लग जाता था, आपका खून निकलता था और लोग मर जाते थे। तो उस टाइम क्या हाल होता था और आज की दुनिया में क्या हाल है? और कैसे जो है ना वो ताउन जैसी बीमारियों से लोग मरते थे और फिर उसको कैसे प्रिज़र्व किया गया, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अ, जब ये मेडिसिन जो फ़ील्ड है ना, ये एक इंसान की कह रहे हैं कि बुनियादी या बेसिक या प्राइमरी पर्पज़ है या फ़ील्ड है और नीड है, ठीक है? जब से इंसान इस दुनिया में आया है, तो ये समझ लें तब से ही इंसान के साथ लग चुकी है। जैसे खुराक, पानी वग़ैरह है, ये इंसान के साथ तब से ही लगी हुई है, जब से इंसान इस दुनिया में आया है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अगर हम बात करें, तो हम जो है ना वो इस ये जो आज तक जदीद मेडिकल साइंस है, एआई का दौर है, इस तक अगर हम बात करें पिछले दौर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक, तो इसको हम 4 बड़े इराज़ में या 4 दौरों में हम तक़सीम कर सकते हैं, ठीक है? और वो दौर कौन से हैं? मेडिसिन की टेक्नोलॉजी की या मेडिसिन की तरक्की के, तो उस पहला दौर होता है, ठीक है? पहला दौर जो है ना वो आपका 5वीं सदी से लेके आप ये कह सकते हैं कि आप ये 15वीं सदी तक जो है ना वो आपका पहला दौर हो सकता है। इसको बल्कि हम दूसरा दौर करेंगे। पहला दौर आपका जो है ना वो जो कदीम जो तहज़ीबें हैं, ठीक है? यूनानी और मिस्री तहज़ीब वहाँ तक है। दूसरा दौर आपका 5वीं सदी से 15वीं सदी तक हो सकता है, ठीक है? जिसको मिडल एजेस भी एक कुरून वुस्ता भी कहते हैं। तीसरा दौर निशात-ए-सानिया जो है ना वो इसका एक दौर हो सकता है जिसको रेज़ोनेंस जो है ना वो इरा भी कह सकते हैं जिसमें आपका 15वीं से लेके 18वीं सदी तक का जो इरा आता है, वो होता है। और चौथा जो दौर है, जिसमें मेडिसिन ने तरक्की की वो आपका 19वीं सदी से लेके आज का एआई का जो दौर है, इसको हम कह सकते हैं। देखें, इंसान जब इस दुनिया में आया पहले दौर की अगर हम बात करें, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा है, तो वहाँ पे बीमारियाँ भी साथ थी ऑब्वियसली। वो एक असबाब की दुनिया है ये वाली, तो ऑब्वियसली अगर आप खाना-पीना कर रहे हैं, तो आपको बीमारी भी ज़रूर लगेगी। तो उस दौर में क्या होता था, तहज़ीब के दौर में जब इंडियन सिविलाइज़ेशन थी, रोमन एम्पायर्स थी और उसके बाद पर्शियन एम्पायर्स होती थी और सबसे बढ़ के सिविलाइज़ेशन इजिप्शियन थी, इजिप्ट की सिविलाइज़ेशन थी। इन तहज़ीबों में क्या होता था कि लोग जो है वो आप ये कह सकते हैं कि झाड़-फूँक के ऊपर जो है ना वो यकीन रखने वाले होते थे, जड़ी-बूटियों के ऊपर कम यकीन रखते थे। या चाइनीज़ जितनी भी सिविलाइज़ेशन थी, वो सारे के सारे
झाड़-फूँक के ऊपर की दवाइयों के ऊपर यकीन रखते थे, या जो इंडियन तहज़ीब थी, आप ये कह सकते हैं कि वो आयुर्वेदिक जो होती है, यानी कि हर्बल तरीका इलाज, उनके ऊपर यकीन रखते थे। और जो चाइनीज़ थे वो एक्यूपंक्चर वाले तरीके के ऊपर जो है ना वो मतलब आप ये कह लें कि बिलीव रखते थे। और जो मिस्री तहज़ीब थी, वो जो है वो उस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी तहज़ीब थी। तो वो लोग जो हैं वो भी इस टाइम जो है वो आप ये कह सकते हैं वो थोड़े से एडवांस थे। उसमें मिस्री तहज़ीब में एक साइंसदान गुज़रे हैं, एक मेडिकल डॉक्टर गुज़रा है, उसका नाम था एमोटेप, ठीक है? वो अगर आप लोग इसको रिसर्च करें एमोटेप के बारे में, तो वो एक मिस्री तहज़ीब के अंदर पहला साइंसदान था या डॉक्टर था जिसने सर्जरी जो है ना वो इजाद की थी या दरियाफ़्त की थी। और उसने फिर नए-नए तरीका जो है ना वो इलाज दरियाफ़्त किए उस टाइम की बीमारियों के लिहाज़ से, जो कि पहला दौर था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इन मिस्री तहज़ीबों तक, जिसको हम 5वीं, 6ठी सदवी सदी तक कह सकते हैं दुनिया के जब इंसान थे। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती थी वो मैदे की होती थी। और जो चोट होती थी ना जिस्म की जो बैरूनी चोटें होती हैं वो होती थी, ठीक है? और छोटे-छोटे माइनर इन्फेक्शन होते थे, नज़ला ज़ुकाम वगैरह। तो उस लिहाज़ से आप ये कह सकते हैं कि जो बीमारियाँ थी, वो इन साइंसदानों ने दवाइयाँ इजाद की। और पहली जो एमोटेप जो मैंने आपको बताया है, उस डॉक्टर ने इजाद की जो मिस्री तहज़ीब का था, और उसने मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स भी लिखी। और फिर उन्हीं बुक्स को हवाला देते हुए जब हम दूसरे दौर में हम जाते हैं, तो वो दूसरा दौर जो है जिसको मिडल एजेस या कुरून वुस्ता का दौर कहते हैं, 5वीं या 6ठी सदी से लेके 15वीं, 14वीं, 15वीं सदी तक, ठीक है? इसके अंदर भी बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदान आए, ठीक है? और इसके अंदर भी जो है वो आपको यूरोपियन साइंटिस्ट मिलेंगे। यूरोपियन तो आपको इतने नहीं मिलते, लेकिन इस सदी के अंदर मुस्लिम दुनिया जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि अ एक किस्म की पॉपुलराइज़ थी, लोगों के सामने उभरी हुई थी, हर जगह इस्लामी सल्तनत थी। और लोगों ने मुस्लिम दुनिया के अंदर रहते हुए जो है ना मुस्लिम दुनिया ने मेडिसिन की फ़ील्ड के अंदर तरक्की की इस कुरून वुस्ता के दौर में, या यानी कि आप लोग इसको जो है ना वो मिडल एजेस का जो दौर कह सकते हैं। इस दौर में जो बीमारियाँ थी वो आपको बताता चलूँ कि यूरोप के अंदर जो एक वबा थी, ब्लैक डेथ के नाम से आई थी, उसके बाद ताउन के नाम से बीमारियाँ थी, फिर स्मॉल पॉक्स, चेचक जिसको बोलते हैं, मेज़ल्स, ये जो बीमारियाँ थी जिसमें लोग मर जाते थे। तो ऐसे जो बीमारियाँ थी, वो इस दूसरे दौर के अंदर थी। तो फिर इसका इलाज किस तरह किया गया? तो देखें, इस्लामी दुनिया के अंदर जो तरक्की हुई मेडिसिन फ़ील्ड के अंदर, वो ज़्यादातर हुई सल्तनत उस्मानिया में, वो ज़्यादातर हुई आपकी जो अब्बासी खिलाफत थी उसके अंदर, और जो आपकी उससे पहले उमैया खिलाफत थी, इनके अंदर हुई। और इसके अंदर बेशुमार किस्म के आप कह लें कि हॉस्पिटल्स बनाए गए, यूरोप के अंदर भी, कर्तबा, स्पेन, और इवन के जो अरेबियन पेनिनसुला था, जज़ीरा, इनके अंदर बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स बनाए गए। लेकिन इसके पैरेलल में यूरोप भी था, लेकिन यूरोप उस टाइम खाना जंगी का शिकार था। यूरोप में इतनी तरक्की नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे भी साइंटिस्ट पैदा ज़रूर हुए, लेकिन यूरोप आपको पता है सारा का सारा क्रिश्चियन जो है ना उस रिलीजन पे बेस करता है। तो वो इसको जो यूरोपियन लोग थे, या जो आप ये कह सकते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग थे उस टाइम के कुरून वुस्ता में, वो इस मेडिसिन फील्ड को आप ये कह सकते हैं कि मज़हब का नाम देते थे। वो कहते थे कि मेडिसिन जो है वो मज़हब के साथ जुड़ी हुई है। अगर वो ये कहते थे, उनका ये बिलीव था कि अगर एक बंदा बीमार होता है तो आपने उसको झाड़-फूँक से या मतलब छोटी जड़ी-बूटियों से इलाज करना है, क्योंकि उसके मेडिसिन फील्ड के ऊपर चर्च का कब्ज़ा था, पादरी का कब्ज़ा था, तो वो ये नहीं देखते थे कि इस फील्ड को हम अलहदा करें। लेकिन मुस्लिम जो साइंटिस्ट थे, अविसेना जिसको इब्न सीना बोलते हैं, अर-राज़ी, रहज़ाज़ बोलते हैं, ठीक है? अबू बकर अज़्ज़ाहरी, इस तरह के बहुत बड़े-बड़े जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो आप ये कह सकते हैं कि तरक्की की और बुक्स लिखी। जैसे इब्न सीना की जो मशहूर बुक है क़ानून अल-मुतिब, ये बहुत जो है ना वो बड़ी मशहूर है बुक है। इन्होंने फिज़िक्स के मैदानों में भी तरक्की की, तिब के मैदानों में, केमिस्ट्री के मैदानों में तरक्की की। और यूरोप और जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया के इन्होंने एक नया तरीका इलाज दरियाफ़्त किया। अब इनकी बेस क्या थी मुस्लिम साइंटिस्ट की? इनकी बेस जो है वो मिस्री तहज़ीब थी, और रोमन एम्पायर थी, और यूनानी एम्पायर थी, क्योंकि उनका जो तरीका इलाज था वो उनको आगे लेके चले, उनकी बुक्स पढ़ी। इराक के अंदर मैंने जैसे आपको बताया है, इसके अलावा बगदाद, इस्पानिया, कर्तबा, ये बड़े-बड़े जो शहर थे, शाम, यमन, इनके अंदर इन्होंने तिब्ब के मेडिकल सेंटर्स, रिसर्च लैब्स कायम की, और बुक्स का ट्रांसलेशन की अपनी अरबी ज़ुबान में, और फिर जो है वो इन्होंने
मेडिकल साइंस के अंदर जो है ना वो तरक्की की। तीसरा जो दौर हम आपको कह सकते हैं मेडिकल साइंस की तरक्की का, ठीक है, वो निशाते सानिया है, या जिसको हम रेजोनेंस एरा भी कह सकते हैं। और वो आपका आता है तकरीबन 15वीं सदी से लेके 17वीं या 18वीं सदी तक, ठीक है। इसके अंदर भी जो है ना वो तरक्की की, लेकिन इसके अंदर मुस्लिम लोगों ने तरक्की नहीं की, ना मुस्लिम साइंटिस्ट ने तरक्की की, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो खाना जंगी शुरू हुई मुस्लिम्स के अंदर। और ये जितनी भी खिलाफतें मैंने आपको गिनाई है, अब्बासी खिलाफत, ये सारी टूट फूट का शिकार हो गई। और इन मुस्लिम्स और जो क्रिश्चियंस थे, द यूरोपियंस थे, इनके अंदर जो है ना वो लड़ाइयाँ शुरू होगी। और फिर जो है वो मुस्लिम जो है ना वो ज़वाल पज़ीर हो गए, और जो यूरोपियन लोग थे या क्रिश्चियन थे, उनका जो है ना वो अरूज हो गया। और उन्होंने जितनी भी बुक्स थी मुस्लिम्स की वो सारी की सारी जला दी, उनके ऊपर कब्जा किया, वो अपने हैंड ओवर कर ली। और वहीं से उन्हीं की बेस बनाते हुए उन्होंने मेडिकल फील्ड को जो है ना वो आगे तरक्की दी। और उनमें उस फील्ड में जो सबसे ज्यादा जो एक जो साइंटिस्ट गुजरा है, गैलन, ठीक है, जिसको जैलनूस भी बोलते हैं, उसने बहुत ज्यादा जो है ना वो यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर तरक्की दी। और फिर इसका एक और मेन वजह थी यूरोप के अंदर मेडिकल फील्ड की साइंस को तरक्की देने की, और वो ये थी कि यूरोप ने या जो यूरोपियन आबादी थी, उन्होंने ये समझ लिया था कि मेडिकल में अगर तरक्की करनी है तो इसको मजहब से या चर्च से अलग करना होगा, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स को देखा था। क्योंकि मुस्लिम जो है ना वो इसको मजहब के साथ लिंक नहीं करते थे, और जो क्रिश्चियंस थे वो इसको चर्च या मजहब के साथ लिंक करते हैं मेडिकल फील्ड को। तो उन्होंने फिर वहां पे बड़े बड़े, आप ये कह सकते हैं कि जेलन, जिसको मैंने आपको बताया, इसने माइक्रोस्कोप इजाद की। इसके अलावा इसने सर्कुलेटरी सिस्टम, खून का बॉडी के अंदर वो इजाद किया। इसने पूरी बॉडी की जो है ना वो उसको स्टडी की, और मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है ना वो इसने इनके नाम रखे। और मुख्तलिफ और भी बहुत सारे साइंटिस्ट गुजरे हैं इस सदी के अंदर या तीसरे दौर के अंदर, जिसमें इन्होंने तरक्की की। और उस टाइम की जो दौर की बीमारियां थी वो सबसे ज्यादा स्मॉल पॉक्स और ये मेजल्स थी, जिनका तरीका इलाज मुस्लिम साइंटिस्ट ने नहीं बताया था। उनकी तशखीस की थी कि ये कैसे होती है, कहाँ होती है। तो इनका जो इलाज था वो इस तीसरे दौर में जाके दरियाफ्त हुआ। उसके बाद अगर हम आज बात करते हैं चौथे दौर की, तो वो आपका 19वीं सदी से शुरू होता है और आज 21वीं सदी तक चल रहा है। और इसके अंदर जो है वो इसके अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेंसिलिन दरियाफ्त की, शुगर की बीमारी दरियाफ्त की। इसके बाद आज अगर जो है वो एडवर्ड जेनर जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो भी 19वीं सदी के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने जो है ना, उसके बाद जर्मन बायोलॉजिस्ट इतने ज्यादा हैं। उसके बाद स्वीडिश स्वीडन के हैं जिन्होंने, उसके बाद मैडम क्यूरी हैं। ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है ना वो मेडिसिन की फील्ड के अंदर तरक्की दी आखिरी दौर में। ये इसको चौथा दौर भी हम कह सकते हैं। और आज जो है वो एआई दौर के अंदर जो है ना वो ये कह सकते हैं कि इस दौर के अंदर अगर जितनी बीमारियां हैं उन सब का इलाज तकरीबन दरियाफ्त हो चुका है या आ चुका है, ठीक है। और अगर हम इस दौर की बीमारियों की बात करें तो इस दौर में सबसे ज्यादा जो बीमारियां थी वो मैदे की बीमारियां या सांस की बीमारियां नहीं थी, बल्कि आज के दौर के अंदर इसको हम मैकेनिकल जो है ना वो मेडिसन या बीमारियां भी, डिजीजेस भी कह सकते हैं, या टेक्निकल या जेनेटिकल डिजीज भी कह सकते हैं। जैसे कैंसर हो गया, आपके मुख्तलिफ किस्म के वायरस हो गए, और जो बड़े बड़े इन्फेक्शन हैं जो वायरस के जरिए होते हैं और वो बंदे को खा जाते हैं, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। ये ऐसी बीमारियां आज के दौर में आ चुकी हैं, ठीक है। कोरोना वायरस हो गया, पोलियो होगा, ठीक है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि आज के दौर में एग्जिस्ट करती हैं। और पिछले दौर में जो थी, मैंने आपको जैसे बताया, ताउन हो गया, स्मॉल पॉक्स, ये अब चुके खत्म हो चुकी हैं, और आज की नई एड्स जैसी बीमारियां आ चुकी हैं। अब ये बात करते हैं कि ये जो दौर है और ये जो बीमारियां हैं, इसके आने से क्या कोई मेडिकल फील्ड में जब ये इतना कुछ आ चुका है तो इंसान ने क्या तरक्की की है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है? क्योंकि पहले लोगों की जो जिंदगियां होती थी, एजेस जो होती थी, उम्रें होती थी, वो कम होती थी। किन की वजह से? वो देखते हैं कि पहले लोग जो थे वर्ल्ड वॉर 1-2 में देखें या उससे पहले के लोग देखें, कि उनकी एवरेज जो एज होती थी वो कम होती थी। वो इसलिए कि उनके पास अगर बीमारी कोई इतनी बड़ी नहीं होती थी ना, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती थी। स्मॉल छोटे-छोटे इन्फेक्शन होते थे, लेकिन वही छोटा इन्फेक्शन आपके जिस्म के अंदर फैल जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी, शिद्दत बहुत ज़्यादा होती थी और उसका कोई तरीका इलाज दरियाफ्त नहीं होता था, झाड़-फूँक वाला होता था। आपने दम करवा लिए, कोई जड़ी-बूटी या अदरक-बदरी का इलाज कर दिया, ठीक है? उसके ऊपर इलाज होता था। लेकिन आज के दौर में इसीलिए एवरेज एज भी कम होती थी और जो है ना वो इंसान ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। जब इंसान ने चौथे दौर के अंदर मेडिसिन की फील्ड है उसके अंदर तरक्की की,
तो आज इंसान की जो एज है वो तकरीबन 60-70 एवरेज एज बन चुकी है। और इसके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ तरीका इजादात जो है ना वो आ चुके हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, एंटीबायोटिक मेडिसिन आ रही हैं, एआई का यूज़ हो रहा है। आपका इंसानी जिस्म के अंदर बड़ी से बड़ी जो तशखीस है, बीमारी है, वो आपको पहले बता दी जाती है। और यहाँ तक कि मैंने आपको बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग वो यहाँ तक इस लेवल पे हो रही है कि वो ये देखे कि अगर कल को एक इंसान का बच्चा न्यू बॉर्न बेबी हो तो उसको हर बीमारी से पाक किया जा सके। ये तमाम चीज़ें इस एआई दौर के अंदर, इस चौथे दौर में मेडिसिन की जो फील्ड है मेडिसिन साइंस की, उसकी तरक्की के अंदर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताएं अपनी फीडबैक इस कमेंट सेक्शन में, आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? कैसे मेडिसिन ने तरक्की की? कैसे जो साइंसदान हैं उन्होंने इंसानियत को बचाया, ज़िंदगी को बचाया? क्या इनका इतना लाइफ में क्रेडिट है? ये तो मैंने आपको टोटल एक समरी बताई है, तमाम दौर की और उनकी बीमारियों की और मुख्तलिफ किस्म के जो साइंटिस्ट गुज़रे हैं, बड़े-बड़े उनकी। तो अगर आप लोग इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो वो गूगल पे जाएँ, ठीक है? आपको खुद ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च मिल जाएगी कि कैसे मेडिसिन फील्ड ने तरक्की की और क्या-क्या तरक्की अब तक कर चुकी है। तो हम उन उन साइंसदानों के मरहूने मेहनत है और हमें वाक़ई इन लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम साइंटिस्ट गुज़रे हैं या चाहे वो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट गुज़रे हैं। अपनी फीडबैक जो है वो लाज़मी इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।